हरियाणा प्रदेश में साल 2023-24 के दौरान कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है। जबकि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 14 फसलों को खरीदा, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है। तो वहीं भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि भी सीधे किसानों के खाते में डाली गई। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार हैं, जो सोनीपत जिले के गांव मनोली में संरक्षित खेती कर रहे हैं और जिसके तहत वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं। वो बताते हैं कि पहले उनका परिवार परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान का उत्पादन करते थे, जिसको देखकर उन्होंने भी परंपरागत खेती की शुरुआत की। लेकिन परंपरागत खेती में मुनाफा काफी कम होता था और जिसके बाद उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी, जिसमें उन्हें मुनाफा भी काफी ज्यादा हो रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव मनोली, जिला सोनीपत का मैं किसान हूं। आज आप मेरे पॉली हाउस में खड़े हैं। यहां तक आने के लिए हमारी एक जीवन यात्रा रही है। अगर मैं बात करूं, पहले हमारे यहाँ सारी पारंपरिक खेती होती थी। मेरे जो दादा पिताजी सभी करते थे, वो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना यही खेती करते थे। फिर हम जैसे या हमारी जनरेशन जब इस खेती में आई, तो मैं भी उसी पद्धति से होता हुआ इस खेती में आया। तो जैसे ही हमारे पिताजी ने इन्होंने हमें बताया कि उस समय धान गेहूं की खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। हम देखते थे कि हर खेत पे ट्यूबवेल कर दिए, पानी निकाल रहे हैं, प्रॉफिट उतना ज़्यादा है नहीं और सभी लोग जो है ना खेती को ढोए जा रहे। डीजल का बहुत बड़ा उपयोग होता था हमारे यहाँ। तो ऐसे ही जब मैं खेती में आया तो मैंने भी यही देखा कि भाई ठीक है, हम 20-30 हज़ार के लिए खेती कर रहे हैं, उतना इसमें मुनाफा है नहीं। और जब हम कहीं बात करते हैं खेती के विषय में तो पता चलता है कि खेती को उतनी इज्जत की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। और हमने देखा कि कारण क्या है। कारण ये कि भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं इस काम में जो है ना उतनी इज्जत नहीं है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो वही विचार मेरे दिमाग में भी आया और 98 में उसी चीज़ को लेके मैंने ये ठाना कि भाई मैं ऐसी खेती करूँगा कि ये भी प्रॉफिट का धंधा हो जाए और इज्जत का धंधा हो जाए और लोग इसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जिसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। तो साथ ही असफल होने का डर भी सता रहा था, क्योंकि पहले साल में उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती में मुनाफा काफी कम हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी जी। बड़ा घूम के इधर उधर देख के एक टेक्निकल फार्मिंग में सबसे ऊंचा नाम आता था उस समय भाई, क्योंकि उसको बगैर ड्रिप नहीं कर सकते। मैंने बड़ा संघर्ष करके, पैसे उतने मेरी जेब में थे नहीं, तो मैंने एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड बनवा के और उसमें से मैं ड्रिप और क्या नाम है पौध या जो भी हमें लगाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है स्ट्रॉबेरी के लिए, वो नॉलेज मैंने इकट्ठी करके वो लगाई थी। उस साल मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। फिर अगले साल उसे देख के एक दो साथी जो मेरे थे वो भी डरते थे। डर का कारण उस समय जो सोशल डर बहुत ज़्यादा था, यानी कि सामाजिक
डर इतना होता है, आपस में लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कोई नया काम करने में, और वो अगर फेल हो जाए तो उसका मजाक इतना ज़्यादा होता है कि करने वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है और वो चीज़ें काल के गर्भ में दब जाती हैं। प्रगतिशील किसान दिनेश बताते हैं कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी के बाद स्वीट कॉर्न की खेती शुरू की, जिसमें भी मुनाफा कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता गया और आज उनके गांव में ज्यादातर किसान स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि मेरा साथी, मेरे साथ एक अरुण जी हैं, मैं उनका नाम लूँगा ज़रूर, वो जुड़े, वो कहने लगे भाई मैं भी कुछ नया करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें स्वीट कॉर्न ला के दी, तो उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती शुरू करी, उधर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू होगी। तो हमने काफ़ी दिन तक ये सच्चाई है कि झूठ बोलते रहे। उसका कारण ये था कि हमें पता था कि ये चीज़ें कभी ना कभी तो कामयाब होंगी, और सारी चीज़ों का कंपैरिजन उस समय गेहूं और धान से हुआ करता था। तो उतना 4 रुपये किलो के आसपास हमने वो स्वीट कॉर्न पैदा करके बेची, उतना प्रॉफिट में उसमें हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे बताते रहे कि भाई धान से ज़्यादा हुआ है, धान से ज़्यादा हुआ है। और आज आप बाहर देखोगे कुछ समय बाद तो आज मेरे गांव में 70% ज़मीन पे स्वीट कॉर्न की खेती हो रही है, और अब तो पूरा उत्तर भारत लग गया। 21-22 साल से मेरे गांव में ये खेती हो रही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि भाई ये हम अमेरिकन कॉर्न खा रहे हैं, ऐसा था नहीं, वो सारा मनोली से ही निकलता था, और अब तो इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें सब्सिडी मिली है, तो साथ ही बागवानी विभाग से ट्रेनिंग भी ली है, जिससे काफी सहयोग मिला है। तो उसी समय फिर हम ऐसे अपनी टेक्निकल फार्मिंग में बढ़ते चले गए, और बाहर के देशों के एग्रोनॉमिस्टों से या साइंटिस्टों से हम जुड़े कंपनियों द्वारा, और तो हमें पता चला कि हमारी सरकार और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेके इसमें आ रहा है। हम इसी पद्धति में जाके फिर अपने बागवानी विभाग से जुड़े। उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताया कि भाई हम पॉली हाउस के ऊपर भी हम सब्सिडी ला रहे हैं, हम ड्रिप इरिगेशन पे भी सब्सिडी ला रहे हैं, हम टनल्स पे भी सब्सिडी ला रहे हैं, हम पौध पे भी सब्सिडी ला रहे हैं, हम बीज भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमने वहाँ 3-4 दिन की घरोंडा में एक सेंटर एक्सेलेंसी बागवानी द्वारा एक संस्थान बनाया गया है, उसमें हमने ट्रेनिंग ली, वहाँ से जानकारी ली, फिर हमने बैंक से लोन करा के और ये पॉली हाउस की खेती हरियाणा की सरकार और बागवानी विभाग की मदद से स्टार्ट कर दी। हमारी जेब से भी उतना ज़्यादा नहीं लगा, हम उसे आसानी से कर भी पाए क्योंकि इस लाइन के लोग वहाँ पे उपलब्ध थे और उन्होंने हमें इसकी नॉलेज दी। उसके बाद हम धीरे धीरे काफ़ी ब्रॉड होते चले गए, इधर उधर जुड़ते चले गए, तो हमने इसकी जो है ना इस खेती के विषय में, टेक्निकल फार्मिंग के विषय में, पॉली हाउस के विषय में काफ़ी जानकारी एकत्रित कर ली। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में युवा भी संरक्षित खेती को अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि संरक्षित खेती से प्रति एकड़ सालाना 8 लाख रुपए की आमदनी ले सकते हैं। और आज आप अगर हरियाणा में घूमोगे या जहाँ भी इसकी खेती कर रहे हैं उत्तर भारत में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे यंगर इस टेक्निकल फार्मिंग में आगे हैं, और अब हमारे यूथ का पोलराइजेशन भी नहीं होता, और ये एग्रीकल्चर का, टेक्निकल फार्मिंग का जो सेक्टर है ये बहुत ब्रॉड हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आने लगा। और इसी को देखते हुए हमारे नौजवान, मेरे ही गांव के कम से कम 20 नौजवानों ने पॉली हाउस की खेती स्टार्ट की, और बहुत अच्छा, मतलब मैं ये कहूँ कि जो इनकम परंपरागत खेती से आप 20-30-50 हज़ार रुपये में कर रहे हैं, इससे 8 से 10 लाख रुपए इनकम आप 1 एकड़ से 1 वर्ष में ले सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर कोई आप इसको संभाल नहीं पा रहे या इसको बगैर सीखे हुए लग रहे हो। सबसे पहला काम इसको सीख के, इसकी ट्रेनिंग लेके जब इसमें आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी साइंस है जो सीखनी प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, तब आप उस प्रॉफिट की बात कर सकते हो जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहीं उन्होंने कहा कि बाजार की जो डिमांड होती है उसकी खेती पॉली हाउस में करते हैं, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है, और जिसके लिए हरियाणा सरकार
और बागवानी विभाग समय समय पर पूरी मदद करते रहते हैं। यही वजह है कि आज वे प्रगतिशील किसान की सूची में शामिल हो चुके हैं। अब ये सब संभव, उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर रहे हैं, बाहर ड्रिप पे हमने ब्रोकेली की भी खेती कर ली, फ्रेंच बीन की भी हम खेती करते हैं। मतलब हम आज 8 से 10 एजोटिक आइटम जो मार्केट की डिमांड होती है, जो मार्केट में ज़रूरतें होती हैं या जो खपत होती है, उसके हिसाब से भी हम खेती करते हैं, क्योंकि हमने अपना जो लेवल है खेती का या मेंटली लेवल वो बना लिया है। और ये सब चीज़ें, सच्चाई तो ये है कि ये सब चीज़ें हमारी सरकार और हमारा बागवानी विभाग समय समय पे ट्रेनिंग और सब्सिडी और उसकी पूरी नॉलेज हमें समय समय पर देता रहता है, क्योंकि उनके बगैर ये सब कुछ भी संभव नहीं था, क्योंकि आम फार्मर इन चीज़ों के विषय में कुछ भी नहीं सोच सकता। और हमने 8 से 10 चीज़ें, इसीलिए हम टेक्निकल फार्मिंग को कामयाब कर पाए। कहीं ना कहीं हमारा बागवानी विभाग और सरकार का सहयोग बराबर हमें बना रहा और आज भी वो बना हुआ है। तो क्योंकि कोई भी किसान अगर करना चाहे वो अपने बागवानी दफ्तर में जाए और सरकार की स्कीमों का वहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया जाता है, उसको समझ के इस खेती को या कोई भी टेक्निकल फार्मिंग को बड़े आसानी से 50%, 65%, 80% तक सब्सिडियाँ सरकार इस पे दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उनके हित में फैसले लेते हैं, तो साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर उस किसान तक पहुंचे जो पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा है।